प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं उमराव सिंह, आपका हिंदी शिक्षक, और आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के हिंदी विषय के बारे में, कक्षा 9 का जो पाठ्यक्रम उसके बारे में। और सबसे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अध्ययन भी करते रहिए। और आज हम बात करते हैं कक्षा 9 का जो पाठ्यक्रम है, हिंदी का पाठ्यक्रम, उसकी बात करते हैं। कक्षा 9 में हिंदी विषय में कितने मार्क्स के कितना जो पाठ्यक्रम डिवाइड किया गया है। तो इसमें अपठित बोध में गद्यांश और पद्यांश, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश दोनों मिलाकर के इसमें 5 अंक का क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। रचना की बात करें तो निबंध लेखन और पत्र लेखन दोनों मिलाकर के 15 नंबर है, अर्थात निबंध इसमें 10 नंबर का आएगा आपके, और पत्र लेखन इसमें आपके 5 अंक का होगा। पाठ्य पुस्तक है आपकी प्रबोधिनी के नाम से, उसमें से 65 नंबर के प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। और फिर बात करते हैं व्याकरण की। जो व्यावहारिक व्याकरण है उसमें कुल आपके 15 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। इन 15 अंकों में वर्ण विचार और अक्षरी खंड दोनों मिला के 2 नंबर के हैं। लिंग एवं वचन 2 अंक हैं। संज्ञा सर्वनाम 2 अंक हैं। संधि उपसर्ग प्रत्यय 5 अंक हैं। पर्यायवाची विलोम शब्द 2 अंक हैं और शब्द शुद्धि 2 अंक हैं। ये कुल मिलाकर के आपकी ग्रामर के मार्क्स होते हैं 15। तो पहले बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रामर का जो पार्ट है वो पहले पूरा करेंगे, और ग्रामर में सबसे पहले पूरा करेंगे वर्ण विचार और अक्षरी के खंड। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं वर्ण विचार और अक्षरी के खंड के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्ण कि वर्ण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए कोई भी भाषा होती है तो उस भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होता है। भाषा मतलब जो हम बोलते हैं, जो शब्द होते हैं, जो ध्वनियां होती है, तो ध्वनि है वो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो ध्वनि अथवा वर्ण कहलाती है। अर्थात कोई भी शब्द अगर हम बोलेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कहा कमल, एक भाषा का एक अंग है, शब्द एक भाषा का एक शब्द है। अब इसमें सबसे छोटी ध्वनि अर्थात इसकी सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है। तो देखिए इसमें क वर्ण है, उसके बाद इसमें ए स्वर है, फिर म व्यंजन है, फिर म में ए है। इस प्रकार से देखा जाए तो इस शब्द के टुकड़े करने पर जो सबसे छोटी जो इकाई बचती है वो बचती है क, म, ए, और इसी प्रकार से ल और ए। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। ये वर्ण की परिभाषा हो गई। वर्ण का दूसरा नाम ध्वनि है, चाहे ध्वनि कहें चाहे वर्ण कहें, बात एक ही है। ध्वनि भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, अर्थात इससे छोटी, इससे लघु ध्वनि नहीं हो सकती है। ये बात हुई वर्ण की। अब हम हिंदी भाषा की बात करें, जो हमारी लिपि है देवनागरी, उसकी बात करें तो हमारे जो वर्ण है वो कितने प्रकार के हैं। तो आप सब जानते हो कि स्वर और व्यंजन, हमारे पास 2 प्रकार के वर्ण हैं, एक स्वर है और दूसरा व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि स्वर जो है वो उनकी परिभाषा क्या होती है, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर की संख्या कितनी होती है, कौन कौन से होते हैं, इनके प्रकार भी पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं स्वर की। देखिए स्वर किसे कहते हैं, नाम से स्पष्ट है, स्व और र। स्व का मतलब स्वतः, अर्थात ऐसे वर्ण या ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण अपने आप अर्थात स्वतः होता है, अपने आप। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि स्वरों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, इनका जो उच्चारण है वो अपने आप होता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतः होता है या जिनका उच्चारण अपने आप होता है या जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं कि स्वर होते कितने हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या होती है दोस्तों 11। स्वर 11 होते हैं। 11 कौन कौन से होते हैं, तो ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, इसे हम लघु ई भी कह सकते हैं, दीर्घ भी कह सकते हैं, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से ये कुल हमारे पास इनकी संख्या है 11 है। इन 11 स्वरों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, इनके प्रकार कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो देखिए स्वर के प्रकार की बात करते हैं तो स्वरों का जो विभाजन है वो हम 2 आधार से करेंगे। नंबर 1 मात्रा काल के आधार पर और नंबर 2 है संधि के आधार पर। ये मात्रा काल क्या होता है, देखिए साथियों प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है। मात्रा जैसे ए है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, आ है तो आ की मात्रा होती है। अब हमारे ये समझ में नहीं आता कि मात्रा क्या, केवल चिन्ह को ही मात्रा कहते हैं, ये तो मात्रा चिन्ह है जो भी बनाया है। वास्तव में जो मात्रा है वो क्या होती है, तो देखिए मात्रा का इंग्लिश में मतलब होता है क्वांटिटी, अर्थात मात्रा। तो यहाँ पर हम किस मात्रा की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ में एक और शब्द है मात्रा काल। काल का मतलब समय, यानी किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय। किसी भी स्वर के उच्चारण में
जो समय लगता है वही उस स्वर की मात्रा होती है या उसका मात्रा काल होता है। अब यहाँ बात करते हैं ए और आ की। तो क्या इन दोनों का जो मात्रा काल है वो भिन्न भिन्न है? तो निसंदेह है ए में जो समय है वो कम लगता है और आ में समय है वो अधिक लगता है, क्योंकि आ जो है वो ए और ए के मिलने से बनता है। जब ए और ए आपस में मिलेंगे तो आ बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो समय ए में लगने वाला है उसका दुगना समय आ के उच्चारण में लगने वाला है। तो आ की जो मात्रा है वो अधिक हो गई, अर्थात हम कह सकते हैं कि आ का मात्रा काल ज्यादा हो गया और ए का मात्रा काल कम हो गया। तो मात्रा काल के आधार पर हम इन स्वरों को दो भागों में बांट सकते हैं, एक लघु स्वर और एक गुरु स्वर। लघु और गुरु अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में समय कम लगेगा उन्हें हम लघु स्वर कहेंगे, और वे स्वर जिनके उच्चारण में समय अधिक लगने वाला है उन्हें हम गुरु स्वर कहेंगे। कुछ स्वर हमारे पास में मूल स्वर हैं, अर्थात वो अपने आप में मूल हैं, उनमें कोई दूसरा स्वर नहीं मिला हुआ है। और कुछ स्वर ऐसे हैं जो दूसरे स्वरों के या एक से अधिक स्वरों के मेल से बने हुए हैं, उन्हें गुरु स्वर कहेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से स्वर हैं जो लघु हैं और कौन कौन से स्वर हैं जो वो गुरु हैं। तो ए जो है अपने आप में मूल स्वर है, तो ए को हम लघु स्वर कहेंगे। आ स्वर ए और ए के मिलने से बनता है तो इसकी मात्रा गुरु हो गई, ये गुरु स्वर कहलाएगा। ई अपने आप में मूल है, लघु स्वर कहलाएगा। दीर्घ ई जो है ई और ई के मिलने से बनता है तो दीर्घ ई गुरु स्वर हो गया, इसको दीर्घ कर सकते हैं। ओ मूल स्वर है, ये फिर जो है ऊ के मिलने से बनता है तो ये भी दीर्घ गुरु हो गया। और री अपने आप में मूल स्वर है, और ए और आई, ए जो है ए और ई के मिलने से बनता है, अतः ए भी जो है गुरु स्वर हो गया। आई ए और ए के मिलने से बनता है तो ये भी गुरु स्वर हो गया। ओ ए और ओ के मिलने से ओ बनता है तो ये भी गुरु हो गया। और औ ए और ओ के मिलने से औ बनता है तो ये भी गुरु हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए, लघु ई और लघु उ और री, इस प्रकार से चार स्वर तो हो गए हमारे लघु, और बच गए हमारे पास में सात। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ और औ, ये सात स्वर हमारे गुरु हो गए। इस प्रकार से मात्रा काल के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक लघु स्वर, लघु को हम ह्रस्व भी कह सकते हैं, लघु स्वर का दूसरा नाम है ह्रस्व स्वर। और गुरु को हम जो है दीर्घ भी कह सकते हैं। लघु और गुरु, ह्रस्व और दीर्घ साथ ही शब्दों के जोड़े होते हैं। ह्रस्व के साथ में हमें दीर्घ बोलना चाहिए और लघु के साथ में हमें गुरु शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से मात्रा काल के आधार पर स्वरों के दो प्रकार हो गए, लघु और गुरु। लघु स्वर हमारे पास में 4 हो गए और गुरु स्वर हमारे पास में 7 हो गए। अब आगे बात करते हैं कि संधि के आधार पर भी क्या स्वरों को बांटा जा सकता है। तो देखिए मैंने यह बताया था आपको कि कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो एक या एक से अधिक स्वरों के मेल से बने होते हैं। साथियों हम आगे पढ़ेंगे, संधि भी हमारे सिलेबस में है। तो संधि जो है, संधि किसे कहते हैं? देखिए दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो यहाँ पर ए में आ में जो है ए और ए मिल रहा है और ए और ए मिलकर के आ बन रहा है, तो विकार उत्पन्न हो रहा है, अर्थात यहाँ पर संधि हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि आ जो स्वर है वो संधि से बना है। तो क्या संधि के आधार पर भी इसमें संधि हो रही है, इसमें दीर्घ ई भी संधि से बना है, तो क्या हम संधि के आधार पर भी स्वरों का विभाजन कर सकते हैं क्या? तो निसंदेह संधि के आधार पर भी स्वरों का विभाजन किया जा सकता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे संधि के आधार पर स्वरों का विभाजन। देखिए 11 स्वर है, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे 11 स्वर है। अभी मैंने विभाजन किया था मात्रा काल के आधार पर, जिनमें से मैंने देखा कि 4 जो स्वर हैं वो मूल स्वर हैं, लघु स्वर हैं। कौन कौन से? ए, ई, उ और री, ये मूल है। मूल क्यों है? क्योंकि इनमें कोई भी दूसरा स्वर मिला हुआ नहीं है। तो संधि के आधार पे अगर बात की जाए तो इन मूल स्वरों को हमने यहाँ पर अलग लिख दिया है, ए, ई, उ और री। बाकी जो बच गए हमारे पास में 7 स्वर, वे सातों के सातों स्वर किसी न किसी दूसरे स्वर के या एक से अधिक स्वरों के मेल से बने हुए हैं। तो देखते हैं कैसे बने हुए हैं। तो आ जो है वो ए और ए के योग से बनता है, क्योंकि इसकी मात्रा लघु होती है, इसकी गुरु दीर्घ हो जाती है, अतः इसको हमने कह दिया दीर्घ स्वर। जो पहला भेद है संधि के आधार पर वो हम कर सकते हैं मूल स्वर का, और दूसरा भेद हम कर सकते हैं दीर्घ स्वर का। ए की बात करें तो ए बनता है ए और ए से मिलकर के बनता है। अब अगर हम बात करें कि आ में अगर आ जोड़ दे तो देखिए किसी भी स्वर की मात्रा गुरु से अधिक नहीं होती है।
जो लघु स्वर है उसकी मात्रा हम 1 गिनते हैं और गुरु स्वर की मात्रा 2 गिनी जाती है। किसी भी स्वर की मात्रा 2 से अधिक हम नहीं गिनते हैं। तो अब चाहे यहाँ पर आ और आ को मिलाएंगे तो उसका आ ही बनने वाला है, अर्थात अब यहाँ पर ए और ए मिलने से भी आ बनेगा और आ प्लस ए मिलने से भी आ बनेगा और आ को मिलाएंगे तो भी वो आ ही रहेगा। इस प्रकार से अब हम देखते हैं ये जो दीर्घ ई है इसमें लघु ई मिलने से ये बना है, तो ये ई और ई के मिलने से ये बना है, इसको हम दीर्घ स्वर कहेंगे। ऊ और ओ के मिलने से ये जो ऊ बना है इसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे। और ये जो री है ये भी री और री के मिलने से दीर्घ री बनता है, किंतु इसका जो प्रयोग है वो हिंदी शब्दों में नहीं होता है, क्योंकि किसी भी शब्द के आरंभ में इसका प्रयोग नहीं होता है, अतः इसकी गिनती जो है स्वरों में नहीं की गई है। क्योंकि ये संधि में तो अवश्य काम आता है, जहाँ संधि होती है, जहाँ 2 जगह री आ जाए तो वो संधि में अवश्य काम आ सकता है। जैसे पितृ धन ऋण, यहाँ भी री स्वर है तय के बाद में और इसमें भी री स्वर, तो री और री मिलकर के ये दीर्घ री बन जाएगा और ये बनेगा पितृ। ये री है और ये री है, इनमें वही अंतर है जो ई और ई में है, अर्थात यहाँ पर जो मात्रा काल का है वो अंतर है। इस प्रकार से री और री के मिलने से ये दीर्घ री बनता है। ये हमारे मूल स्वर और ये दीर्घ स्वर हो गए। तो दीर्घ स्वर कितने हो गए? आ, ई और री। क्योंकि यहाँ जो री है ये री दीर्घ री है, स्वर में इसकी गिनती नहीं होती है, अतः हम इस री को मूल स्वरों में नहीं गिनेंगे। अब हम बात करते हैं गुण स्वर की। देखिए गुण स्वर ए और ई के मिलने से ए बनता है, इन्हें गुण नाम क्यों दिया गया? एक संधि का भेद दिया के पढ़ेंगे हम, गुण स्वर संधि पढ़ेंगे। तो गुण का मतलब होता है एक नया गुण, अर्थात यहाँ पर ए और ई दोनों ही भिन्न भिन्न स्वर हैं, ये अलग स्वर है ये अलग स्वर है, दोनों के मेल से एक नए स्वर का उद्भव हुआ है और वो है ए, अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों इसका गुण अलग इसका गुण अलग और दोनों के गुण के मिलने से एक नया गुण उत्पन्न हुआ, उसे हम कह सकते हैं गुण स्वर। तो यहाँ ए और ई के मिलने से ए स्वर बनता है, इसे हम कहेंगे गुण स्वर। आगे संधि में भी काम आएगा, गुण स्वर संधि में भी हमारे ये ओ कैसे बनता है? ए में जब ओ मिलता है तो ए और ओ के मिलने से ओ बनता है, और जब ए में री मिलता है तो ए और री के मिलने से अर बनता है, क्योंकि अर स्वर नहीं है, ये स्वर नहीं है, एक ये स्वर नहीं है, ये तो स्वर है ही। ये हमारे गुण स्वर हो गए कौन कौन से? ये स्वर है नहीं है, इसका प्रचलन में नहीं है ये। इस प्रकार से गुण स्वरों की संख्या हो गई 2। मूल स्वर हमारे पास में 4 हैं, दीर्घ स्वर हमारे पास में 3 हो गए, गुण स्वर हमारे पास में 2 हो गए। वृद्धि स्वर, देखिए वृद्धि का मतलब होता है किसी भी चीज में बढ़ना, वृद्धि होना, उसमें बढ़ोतरी होना। तो यहाँ पर जो है जब ए में ए मिलेगा तो ए बनेगा, अर्थात ए जो है ए प्लस ए के मिलने से बनता है। अब यहाँ वृद्धि का मतलब क्या है? ए जो होता है इसकी किसी वर्ण के ऊपर किसी व्यंजन पे एक मात्रा लगती है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो रहा है, जब इस पे ए पे कोई मात्रा नहीं होती तो कई बच्चे इसे छोटा ए से बड़ा ए कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर दोनों ही बड़े हैं, अगर बड़ा हम कहें तो दोनों ही गुरु स्वर हैं, दोनों ही जो दीर्घ स्वर हैं, तो छोटा बड़ा होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि एक की जो मात्रा होती है तो एक की मात्रा किसी भी व्यंजन के ऊपर एक होती है और किसी आई की मात्रा किसी व्यंजन के ऊपर 2 मात्रा लगती है। ये आई है ये ए है, इसे हम के पढ़ेंगे, इसे हम कई पढ़ेंगे। ए के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है और आई स्वर के ऊपर एक मात्रा होती है, जबकि व्यंजन पे मात्रा लगने पर ए की मात्रा 1 और ए की मात्रा 2 लगती है। इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर आई स्वर होने से एक मात्रा की यहाँ वृद्धि होती है, अतः इसको हम वृद्धि स्वर कहेंगे। औ की बात हम करें तो औ का निर्माण जो है ए प्लस ओ के मिलने से होता है। ओ की मात्रा 1 होती है, औ की मात्रा 2 होती है, एक मात्रा की वृद्धि हो रही है, इसे वृद्धि स्वर करेंगे। और जब हम ए में, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ए में ए मिलाया आई बन गया, ए में ओ मिलाया ओ बन गया, तो ए में अर मिलाएंगे तो ए और ए मिलके आ हो जाएगा और ये आ, ये इसका वृद्धि रूप हो जाएगा। देखिए ये भी स्वर नहीं है, ये भी स्वर नहीं है और ये भी स्वर नहीं है, ये तीनों स्वर नहीं है। तो अब स्वर कितने बच गए? 4 तो मूल स्वर हो गए, 3 हमारे पास में जो है दीर्घ स्वर हो गए, 2 गुण स्वर हो गए और 2 हमारे पास में वृद्धि स्वर हो गए। 2 2 3 और 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11। इस प्रकार से कुल 11 स्वर हैं। तो देखिए इस संधि के आधार पे जो है हम 11 स्वरों का विभाजन कर सकते हैं। इन 11 स्वरों के अलावा 2 अयोगवा भी होते हैं। तो चलिए अयोगवा क्या होते हैं उनके बारे में भी हम जो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।
दो अयोगो होते हैं, अं और अ। कई बार बच्चे इनको जो है स्वर मान बैठते हैं और कई पुस्तकों में भी जो है, पुरानी पुस्तकों में इनको स्वर ही मान लिया गया था कि 11 के साथ में 2 और ये स्वर जोड़ दिए गए थे। ऐसा नहीं है, ये स्वर नहीं है, ये न तो स्वर है और न ये व्यंजन है, न स्वर और न व्यंजन। तो फिर ये क्या है? तो स्वर भी नहीं है, व्यंजन भी नहीं है, तो फिर क्या है ये? तो ये है अयोगवा, और अयोगवा में जो पहला जो अयोगवा है इसे हम कहेंगे अनुस्वार, और इसे हम कहेंगे विसर्ग। लेकिन वो अयोगवा क्यों कहा गया? अयोग वाह, बिना योग के इनका वाह नहीं होता है, अर्थात बिना स्वर की सहायता के इनको बोला नहीं जा सकता, इनका उच्चारण नहीं हो सकता। सिर्फ ध्वनि है, ये अंग की ध्वनि है। तो जो अनुस्वार है, इसका अनुस्वार का जो चिन्ह है ये होता है, इसके साथ में ए भी जो है, ए स्वर भी साथ में इसके जुड़ा हुआ है, तो ए के साथ में ही अनुस्वार आएगा, अर्थात कोई ना कोई स्वर यहाँ पर होगा तो ही अनुस्वार का उच्चारण संभव है। तो बिना स्वर की सहायता के इसका उच्चारण नहीं हो सकता। आगे व्यंजन ही पढ़ेंगे, तो व्यंजन और अयोगवा में भी अंतर है। व्यंजन को भी हम स्वर की सहायता से पढ़ते हैं, किंतु फिर भी अयोगवा अलग है, व्यंजन अलग है, अयोगवा व्यंजन नहीं होते हैं। और यहाँ देखा जाए तो ए स्वर और ए के साथ में जो 2 बिंदी है कि विसर्ग है, और इसके साथ मिलाकर इसका उच्चारण किया जा सकता है। तो इसकी ध्वनि होती है वो होती है अंग के समान, और इसकी ध्वनि होती है वो अह के समान होती है। यानी कि तो 2 बिंदी जो विसर्ग है उसकी ध्वनि है के समान होती है। इस प्रकार से 2 अयोगवा हो गए। तो वर्णमाला में अब तक हमने 11 स्वर पढ़े हैं और 2 अयोगवा पढ़े हैं। अब इसके बाद में हम जो है पढ़ेंगे व्यंजन। देखिए व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन मतलब वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के संभव नहीं होता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अर्थात परिभाषा क्या हो गई? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं कर सकते। जैसे इसे कोई भी व्यंजन लेते, जैसे क्या व्यंजन लिया हमने, अब इसमें स्वर जो है व्यंजन में मिला हुआ है, स्वर को निकालते ये हल चिन्ह लग जाएगा इसके नीचे, और ये केवल व्यंजन बचेगा। इस क का उच्चारण करना संभव नहीं है, क्योंकि जैसे क बोलेंगे तो क के बाद में ए की ध्वनि भी अपने आप ही आती है। अब ये आवश्यक नहीं है कि व्यंजन के बाद में ही स्वर का प्रयोग किया जाए, अगर इसके पहले भी कोई स्वर होगा तो इसका उच्चारण संभव है। जैसे मान लीजिए पहले हम ए लिखें और बाद में हम जो है कोई व्यंजन लिखें, तो अब ए ध्वनि के बाद में केवल व्यंजन का उच्चारण करके हम रुक गए, क्योंकि यहाँ पर उच्चारण इसका हो पा रहा है। पहले स्वर बोल दिया हमने ए, और फिर उसके बाद में इसकी ध्वनि जैसे अब, और अगर हमने जो है बाद में क के बाद में ए ध्वनि का और मिला दिया तो ये क हो जाएगा। अब जैसे अगर हम पहले भी इसमें ए स्वर है और बाद में इसके पास में ए स्वर है, ये हो जाएगा ए भी बोल रहे हैं और क भी बोल रहे हैं, उसके बाद फिर हम ए भी बोल रहे हैं। अर्थात व्यंजन के साथ में तो पहले स्वर हो या उसके बाद में स्वर का होना आवश्यक है। तो व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या हो गई? वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो सकता, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इसकी परिभाषा हो गई। अब हम बात करते हैं व्यंजनों की संख्या जो है वो कितनी होती है। तो मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33। अर्थात ये कौन कौन से होते हैं? तो क से लेकर के मैं तक की 5 वर्ग हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क, च, ट, त, प, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में जो है 5-5 वर्ण होते हैं। प का अंतिम वर्ण मैं होता, तो हमने कह दिया क से लेकर के मैं तक। अर्थात प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्णों के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 वर्ग के जो व्यंजन है वो 25 हो गए। तो क से मैं तक के जो 25 वर्ण है स्पर्श व्यंजन कहते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। और अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं ये र, ल, व, इनकी संख्या 4 होती है। ये अंतस्थ व्यंजन है, ये भी समझा होगा कि अंतस्थ व्यंजन इनको क्यों कहा गया है। और जो ऊष्म व्यंजन है इनकी संख्या भी 4 होती है, से और है। इस प्रकार से 25 और 4 29 और 4 33, कुल 33 व्यंजन ये मूल व्यंजन है। इनके अलावा और भी व्यंजन है, किंतु वे व्यंजन इन्हीं व्यंजनों से बने हुए हैं, अतः उनको मूल व्यंजनों में शामिल नहीं किया गया है। तो अब देखिए स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? तो जब हम वर्णों के उच्चारण पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि स्पर्श क्यों है, क्योंकि इसमें जो वायु है वो गले में सामान्य स्पर्श करती है इनके उच्चारण में, इसलिए स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ इनका जो उच्चारण स्वर के समान होता है, अतः अंदर स्थित होते हैं, स्वर की भांति इनका उच्चारण होने के कारण अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। और ऊष्म व्यंजन में जो वायु का वेग होता है वो काफी अधिक होता है, अतः इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं कि जो वायु का वेग अधिक होगा तो घर्षण की वजह से वायु जो है कुछ ऊष्म हो जाएगी, कुछ गर्म हो जाएगी, तो ये ऊष्म व्यंजन कहा गया है।
आगे इनका उच्चारण स्थान भी पढ़ेंगे तो वहां और विस्तार से इनको समझ लेंगे। अब इनके अलावा ये तो भी 33 व्यंजन हमारे, अब इनके अलावा जो व्यंजन है हमारे पास में अन्य व्यंजन वो है उत्क्षिप्त और संयुक्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? इनको हम विकसित व्यंजन भी कह सकते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन का एक दूसरा नाम है विकसित व्यंजन। अब देखिए विकसित क्यों है, तो जो हमारा ट वर्ग है, ट वर्ग के दो व्यंजन है, एक ड और एक ढ। इन दोनों व्यंजनों का विकसित रूप है ड और ढ, ये दो व्यंजन है। अब इनको उत्क्षिप्त व्यंजन क्यों कहा गया है? क्योंकि उत का मतलब होता है ऊपर और चित्त का मतलब होता है नीचे होना। इसमें जीभ जो है दो बार ऊपर नीचे होती है, अर्थात ड और ड़। जब हम ड बोलते हैं तो केवल जो है जीभ एक बार स्पर्श करती है मूर्धा को, और जब हम ड़ बोलते हैं तो इसमें जीभ दो बार स्पर्श करती है, अतः इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा गया है। चूंकि इनका जो है विकास किया गया है इन व्यंजनों से, इनको विकसित व्यंजन भी कहा जा सकता है। इसके अलावा देखिए ये जो दोनों व्यंजन है इनका प्रयोग संस्कृत के तत्सम शब्दों में नहीं होता है। इनका प्रयोग केवल और केवल हिंदी के शब्दों में, देशित शब्द हैं उनमें देसी बोलियों शब्द इनका प्रयोग होता है, और देशित शब्द जो है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, अतः इनको हिंदी में शामिल कर लिया गया विकसित रूप में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्क्षिप्त जो व्यंजन है उनकी संख्या 2 होती है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब है जब जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर के बने हुए हो, ऐसे व्यंजन। और वो व्यंजन है 4, कौन कौन से? स, त्र, घ और श्र। ये 4 व्यंजन है, ये 4 व्यंजन संयुक्त व्यंजन है। कसा किसके से मिलकर बना हुआ है? तो कसा बना हुआ है क और स से, त्र बना हुआ है त और र से, गे बना हुआ है ज और अन से, श्र बना हुआ है स और र से। इस प्रकार से ये चारों व्यंजन दो दो वर्णों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए हमने इनको संयुक्त व्यंजन कह दिए। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि जब भी दो व्यंजनों से मिलकर एक व्यंजन बना है और उसको हमने कह दिया कि संयुक्त व्यंजन है, तो क्या और ऐसे व्यंजन नहीं है क्या? ऐसे व्यंजन तो बहुत सारे हैं। जैसे कोई भी शब्द लिखे हैं, इसमें लिख दिया हमने कार में, इसमें के ऊपर जो रे लगा हुआ है ये भी दो व्यंजन हो गए, इनको भी संयुक्त करना चाहिए। इसमें दो व्यंजन रे और मैं दोनों मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रे और मैं इसमें रे के जो वो चिन्ह है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, हमें मैं इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि इनका जो लिपि चिन्ह है वो नहीं बदला गया है। यहाँ पर दो दो व्यंजन मिले तो हैं और मिलने के बाद में इनका लिपि चिन्ह भी बदल गया है। अतः जब दो व्यंजन मिलकर के एक नया लिपि चिन्ह बना लिया जाए तो उसको वर्णमाला में शामिल कर लिया जाता है। तो यहाँ पर 4 वर्णों में क और स को मिलकर एक नया लिपि चिन्ह हो गया, त और अब त्र को एक नया लिपि चिन्ह हो गया, ज और अन से गे एक नया लिपि चिन्ह हो गया, और स और र से एक नया लिपि चिन्ह हो गया। अतः यहाँ पर जो इनको शामिल कर लिया गया है। तो इन 4 वर्णों को जो है हिंदी वर्णमाला में, देवनागरी वर्णमाला में शामिल किया गया है। इस प्रकार से 25 तो आपके स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 आपके अंतस्थ और 4 उसमें, ऐसे जो है कुल मिलाकर के ये 33 मूल व्यंजन हो गए, 2 इनमें उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए और 4 इनमें संयुक्त व्यंजन हो गए। ये हुआ हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण। अब देखिए इसके अलावा बात करते हैं किस प्रकार से हिंदी में कुल कितनी जो ध्वनियां हैं वो हो सकती है। तो स्वरों की बात की भी हमने कि स्वर कितने हैं, तो स्वरों की संख्या हमने पढ़ी है, स्वर हो गए 11 स्वर हो गए। अयोगवा कितने हैं, तो 2 अयोगवा पढ़े हमने। इस प्रकार से ये 2 अयोगवा हो गए। मूल व्यंजन 33 मूल व्यंजन हो गए। उत्क्षिप्त 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए और संयुक्त व्यंजन 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। इस प्रकार से कुल ध्वनियां कितनी हो गई? 11 और 2 13, 13 और 33 46, 46 और 48, 48 और 4 52। इस प्रकार से कुल जो ध्वनियां है वो 52 हो जाती है। तो देवनागरी जो लिपि इसमें कुल 52 ध्वनियां शामिल की गई है, 52 ध्वनियां मानी जा सकती है, 52 ध्वनियां इसमें हो सकती है। किंतु अगर सवाल ये पूछा जाए कि देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आंसर होगा 11। देवनागरी लिपि में ये हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर होगा 33। सवाल ये पूछ रहे हैं कि स्वर और व्यंजन मिलाकर कुल कितने होते हैं, तो स्वर 11 और व्यंजन 33 दोनों मिलाकर होते हैं 44। सवाल ये पूछ रहे हैं कि अयोगवा सहित स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हम बताएंगे 13, 2 अयोगवा और 11 स्वर। अयोगवा सहित की बात करें तो उच्चित व्यंजनों सहित मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो हम कहेंगे 33 + 2 35 कर देंगे।
संयुक्त व्यंजनों सहित मूल व्यंजनों की, ये उच्छित एवं संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर के मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें 4 अंक और ऐड करके 39 बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा है जो वर्ण है उनको पढ़ा है, वर्णों का उच्चारण स्थान हमने इसमें नहीं पढ़ा है, वो अलग से किसी क्लास में पढ़ेंगे। और इसके साथ में ये वाला टॉपिक था वो था वर्ण विचार और अक्षरी खंड। तो इसमें थोड़ा सा हम अक्षरी खंड के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए अक्षरी खंड का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्ण को उसके टुकड़े करना, अर्थात जब वो अंतिम ध्वनि छोटी इकाई तो उसे टुकड़े करना। जैसे कोई भी वर्ण है, जैसे क है, अभी इसमें ये क वर्ण तो है लेकिन इसमें ए ध्वनि भी साथ में मिली हुई है, इसका अक्षरी खंड क्या होगा। तो जब हम केमिस्ट्री स्वर को बाहर निकाल देंगे तो ये केवल और केवल व्यंजन बचेगा, तब इसको हम कहेंगे इसका अक्षरी खंड हो गया। तो इसे हम ध्वनि विस्तार कर सकते हैं, वर्ण विस्तार कर सकते हैं, अक्षरी खंड कर सकते हैं, और किसी भी शब्द का हम अक्षरी खंड कर सकते हैं, उसका वर्ण विस्तार कर सकते हैं, ध्वनि विस्तार कर सकते हैं, ध्वनि विच्छेद कर सकते हैं, उसका हम वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। जैसे कि एक शब्द मैंने लिखा था कमल, एक शब्द है यहाँ पर पुस्तक, दूसरा शब्द है यहाँ पर विद्यालय। अगले शब्दों का अक्षरी खंड किया जाए, ध्वनि विस्तार किया जाए, ध्वनि विच्छेद किया जाए, वर्ण विच्छेद किया जाए, तो किस प्रकार से होगा। तो हमें करना कुछ नहीं है, स्वर और व्यंजनों को हमें अलग अलग कर देना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्या की, तो कै में से ए को निकाल दिया बाहर, इस प्रकार से मैं में से ए स्वर को बाहर निकालो तो मैं व्यंजन और ए स्वर बच गया, और ल में से हमने ए स्वर को अलग कर दिया। पुस्तक की बात करें तो इसमें पै व्यंजन है, ऊ इसमें स्वर है, स व्यंजन है, तय फिर व्यंजन है, तय में ए स्वर मिला हुआ है, फिर तय व्यंजन है और तय में ए स्वर मिला हुआ है। विद्यालय की बात करें तो वह इसमें व्यंजन है, इसमें लघु ई इसमें स्वर है, तय व्यंजन है, फिर इसके बाद में ये व्यंजन है, ये में इसमें आ स्वर है, ल व्यंजन है, ल में ए स्वर मिला हुआ है, ये व्यंजन है और ये में ए स्वर मिला हुआ है। इस प्रकार से ये हमने अक्षरी खंड कर दिए, इनके वर्ण विस्तार कर दिया, वर्ण विच्छेद कर दिया। तो ये हमारा टॉपिक जो है वर्ण विचार और अक्षरी खंड का वो संपन्न होता है। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो निसंदेह आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या आप जो है पूछ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो दोबारा आपको समझा दिया जाएगा। और आगे हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।